Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 7 Chapter 4 here. This is part 1 of this chapter. So part 1 में हम topics cover करने वाले हैं Atmosphere and its components, various gases in atmosphere like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, इन सबको हम डिटेल में करेंगे. उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. So our first topic is atmosphere. देखो, our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. This is simple definition. आपको और कुछ नहीं करना. This is simple definition. आप 6th क्लास में भी इस definition को पढ़ चुके हो. ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे ट्री है, डिफरेंट एनिमल्स हैं यहाँ पे. तो ये क्या सिग्निफाई करता है? देखो, all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. देखो, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग बींग हो, वो सब के सब एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं. वो सब के सब एटमॉस्फेयर पे क्यों डिपेंड करते हैं? देखो, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट गैस चाहिए? वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव. ठीक है, और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? एटमॉस्फेयर. प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन अ गैस, और ये कहां से मिलती है? ये भी एटमॉस्फेयर से मिलती है. ठीक है, और देखो उसके अलावा प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है. तो ये सारी डिफरेंट गैसेस जो हैं हम सबको एटमॉस्फेयर से मिलती हैं. उसके अलावा आप ये सेकंड पिक्चर पे भी ध्यान दे सकते हो. यहाँ पे कैन यू सी दिस? ये अर्थ को सिग्निफाई करता है. ये जो नीचे राउंड फिगर है, दिस इज अर्थ, और ऊपर आप देख सकते हो दिस इज सन, और सन से यहाँ पे सनलाइट आ रही है, और जो भी हार्मफुल रेज होंगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं और स्पेस में जा रही हैं. ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है. देखो, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज. देखो, सन रेज के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सन को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, सन को स्ट्रेट अवे कभी नहीं देखना चाहिए, आपकी आईज खराब हो सकती हैं. और उसके अलावा देखो, सन में इतनी हार्मफुल रेज भी होती हैं. ठीक है, यूवी रेज जिन्हें कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर वो स्ट्रेट अवे हमारी आईज में पड़ जाती हैं तो आईज में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं. आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हो. उसके अलावा स्किन की बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं. ठीक है, स्किन कैंसर तक हो जाता है. ठीक है, देखो, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन. देखो, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, आप इमेजिन करो कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, ये गैसेस का जो ब्लैंकेट है ये नहीं होता, तो क्या होता? सन की रेज इस एटमॉस्फेयर में से छन के नहीं आती. ठीक है, सन की रेज स्ट्रेट अवे अर्थ पे पड़ती, और सन की रेज इतनी हार्मफुल होती हैं, इतनी डेंजरस होती हैं कि अगर हम पे पड़ती तो हम लोग जिंदा जल जाते, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, पहली बात तो. ठीक है, और देखो दिन में क्या होता कि बहुत ही ज्यादा गर्मी होती, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती, इतनी गर्मी होती कि हम लोग जल जाते या सर्वाइव ही नहीं कर पाते. और रात को क्या होता? रात को हम लोग फ्रोजन हो जाते. एक तो होती है सर्दी पड़ना, ठीक है, बर्फ पड़ जाना भी नॉर्मल बात है. एक होता है बिल्कुल फ्रोजन हो जाना, बिल्कुल ही देखो जैसे पत्थर होता है इतना हार्ड, इस तरह से हम लोग जम जाते रात को. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना खतरनाक होता, तो कितनी ज्यादा जरूरत है हमें एटमॉस्फेयर की. सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन दिस अर्थ लिवेबल. तो देखो, ये एटमॉस्फेयर की ही वजह से है जो अर्थ जो है लिवेबल है. कोई भी दूसरा प्लेनेट नहीं है जहां पे आप सरवाइव कर सकते हैं. देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अगेन ये सेम टॉपिक आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो, हम थोड़ा सा डीपली अभी से पढ़ेंगे. ऑक्सीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑक्सीजन हमें चाहिए टू ब्रीथ, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. नाइट्रोजन देखो सभी के लिए जरूरी होती है, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बनता. ठीक है, तो नाइट्रोजन नॉर्मली तो हम सबको चाहिए, लेकिन मोस्टली ये ज्यादा प्लांट्स को चाहिए होती है, प्लांट्स के थ्रू हम लोग ले लेते हैं. ठीक है, ये किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ग्रोथ ह्यूमन बीइंग की हो, चाहे एनिमल्स की हो, और चाहे प्लांट्स की हो, तो नाइट्रोजन हेल्प करता है. देखो, अब जैसे एनिमल्स हैं या फिर हम लोग हैं, तो हम क्या करते हैं? प्लांट्स में जो नाइट्रोजन होती है उसको, प्लांट्स को हम खा लेते हैं और उसके थ्रू हमें मिल जाती है. और फूड हम खाते हैं, मीन्स वही प्लांट बेस्ड फूड जब हम खाते हैं या फिर एनिमल बेस्ड खाते हैं, तो उनमें जो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है वो सारा हमें मिल जाता है. ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो, हमें तो डायरेक्ट इसकी जरूरत नहीं है और हम तो प्रोड्यूस भी करते हैं, है ना. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, हम लोग ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें तो चाहिए नहीं है, हम तो प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. लेकिन ये गैस प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. ठीक है, और उसके अलावा पूरी अर्थ के लिए हेल्पफुल होती है. वो कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे.
देखो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। देखो इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी और प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका काम क्या होता है, देखो सुबह जब सन की लाइट आती है ना, तो ये उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने आप में। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है देखो, और कितनी कम है ये भी आप देख सकते हो। ये आप देखो कितनी कम है, 0.03%। ठीक है, इतनी कम है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर भी देखो ये कितनी हेल्पफुल है कि थोड़ी सी गैस है और ये क्या करती है, ये हीट को ट्रैप कर लेती है। और देखो हमने डिस्कस किया ना कि रात को फ्रोजन हो जाती पूरी अर्थ अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो दिन में जो सनलाइट आती है ना, उसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके रख लेती है अर्थ में, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब करके रख लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। और रात को क्या होता है, जब बिल्कुल फ्रोजन हो जानी चाहिए थी अर्थ, तो उस टाइम पे वही हीट को यूज करते हैं और इसीलिए अर्थ पूरी फ्रोजन नहीं होती है। ठीक है, तो प्लैनेट उससे वार्म रहता है। तो देखो अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही मिलती है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 21% आप कह सकते हो ऑक्सीजन 21% है। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है दैट इज आर्गन गैस। ठीक है, 0.9% आर्गन गैस है। उसके अलावा बाकी जितनी भी गैसेज है उन सबको मिला के 0.17% ही बनता है। आप देख सकते हैं 1% का भी 10th पार्ट है ये। ठीक है, तो इतनी कम है बाकी सारी की सारी गैसेज। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम है और इतनी कम होने के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग जैसा सिनेरियो क्रिएट हो रखा है पूरी अर्थ पे। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे अच्छे से इन डेप्थ। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस इज नाइट्रोजन। हमने अभी अभी डिस्कस किया, नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। तो सबसे ज्यादा जो गैस है 78% दैट इज नाइट्रोजन। अब देखो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो देखो प्लांट्स को तो नाइट्रोजन चाहिए है ना, प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं करेंगे उसके बिना, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन क्या होता है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो अब एयर में से डायरेक्ट नहीं ले सकते तो उनको क्या हेल्प करेगा, उनको हेल्प करेगा एक बैक्टीरिया। ये देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है दैट लिव इन द सॉइल, वो सॉइल में रहता है, मिट्टी में रहता है। एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और वो कुछ प्लांट्स की रूट में भी रहता है। देखो वो प्लांट्स कौन से होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे दालें होती है ना, जिसको हम दाल बोलते हैं ना, लेग्यूम्स बोलते हैं, तो उसमें रहते हैं, उसकी रूट्स में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो कि आपको नजर आ रहा है, तो ये किसी लेग्यूम का प्लांट है, उसकी रूट है। तो रूट में इस तरह से नोड्यूल्स बन जाते हैं, इन्हें नोड्स बोलते हैं। ठीक है, नोड्स या नोड्यूल्स आप बोल सकते हो। तो ये नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जड़ों में, प्लांट्स की जड़ों में, और इसमें वो बैक्टीरिया रहता है। आप साइंस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्या आप इस बैक्टीरिया का नाम मुझे बता सकते हैं? देखो इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स में रहता है नोड्यूल्स बना के। और ये क्या करता है, एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको कैप्चर करता है और वो प्लांट्स के यूज करने लायक उसे बना देता है। ठीक है, तो प्लांट्स जिस फॉर्म में यूज कर सकते हैं उस फॉर्म में उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करके दे देता है। अब देखो नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो कितनी है ये, तो ये है आपकी 21% गैस। ठीक है जी, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये माउंटेन पे चढ़ा हुआ है एक माउंटेनियर। इससे बैकपैक में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर इसने कैरी किया हुआ है। ठीक है, नीचे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देखो विदाउट ऑक्सीजन तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर इस प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं होती तो ह्यूमन बींग नहीं होते इस प्लैनेट में। हो सकता है कुछ और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो दूसरी गैसेस से सर्वाइव करते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं होते, एनिमल्स भी नहीं होते। ठीक है, देखो ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। तो जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर में से। ठीक है, अब देखो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में आप साइंस में पढ़ चुके हो। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं सनलाइट को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और उसमें से उस टाइम पे गैस रिलीज होती है दैट इज ऑक्सीजन। अब देखो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स या फिर डिफरेंट एनिमल्स, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स क्या करते हैं, वो ब्रीद इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीद आउट करते हैं ऑक्सीजन। तो देखो बैलेंस क्रिएट हो जाता है इस तरह से। ठीक है,
हम एक दूसरे के काम आ जाते हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमंस और या फिर एनिमल्स। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो अब जिस तरह से ह्यूमन बींग्स ने ट्रीज को कट करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बैलेंस क्या बिगड़ नहीं रहा है? बिगड़ रहा है ना बैलेंस। तो यही चीज है कि देखो इतनी नॉलेज होने के बाद भी ह्यूमन बींग्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ये सारी गलत हरकतें हैं। अगर हम सोचो कि सारे ट्रीज को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो देखो एनिमल्स भी नहीं बचेंगे, मोस्टली जो एनिमल्स ट्रीज पे डिपेंड करते हैं वो नहीं बचेंगे, और हम खुद भी नहीं बचेंगे। तो ट्रीज को कट करके हम अपने आप को ही मारने की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि अमेजॉन जो सबसे बड़े वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, वहां पे आग लग गई थी, ठीक है। तो जो दूसरी कंट्रीज हैं उन लोगों ने हेल्प भेजने की भी कोशिश करी, तो उन लोगों ने बोला, जो ब्राजील कंट्री है जहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट है, तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको बोला दूसरी कंट्रीज ने कि आप ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और या फिर ये ऐसा भी सुनने में आया कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खुद ही वहाँ के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है, फॉरेस्ट में आग लगा रही है, ताकि ट्रीज को कट किया जा सके और वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जा सकें, जैसे कि वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जा सकें या फिर वहाँ पे रोड्स बनाई जा सकें। तो इस तरह की चीजें बनाने के लिए वो लोग जंगल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको कैसे सिंबलाइज किया हुआ है। ये आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहां पे क्या होता है, कोल को बर्न किया जाता है और उससे फिर बिजली बनाई जाती है, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट्स की पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंदा पूरा एंजॉय कर रहा है, कार चला रहा है मजे से, पूरा खुश है, देखो है ना, दांत सारे नजर आ रहे हैं इसके, पूरा खुश है। लेकिन आप देखो कि इससे क्या हो रहा है, ये तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन इससे जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है गाड़ियों से, इससे हमारी अर्थ का नुकसान हो रहा है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल गैस है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एक बेनिफिट भी है कि देखो, जो सनलाइट दिन में आती है, जो हीट दिन में आती है सन के थ्रू, उसे ये ट्रैप करके रखता है, ठीक है। और रात में जब बिल्कुल अर्थ फ्रोजन हो जानी चाहिए थी टेक्निकली देखे तो उस टाइम में वही हीट को यूज करते हैं और अर्थ पूरी फ्रोजन नहीं होती है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये बेनिफिट के बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन हम लोगों ने परसेंटेज देखा कि परसेंटेज कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, परसेंटेज बहुत ही कम है, 0.03% गैस है। तो देखो इतनी कम होने के बाद भी ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है पूरी अर्थ के लिए, ठीक है। तो क्वांटिटी बहुत कम है और फिर भी पूरी अर्थ जो है वो फ्रोजन नहीं होती, वो बचा के रखती है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब देखो, ये देखो ये सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अब मुझे नहीं लगता ये हमें दोबारा रीड करने की जरूरत है, ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। तो कौन कौन से फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं, जैसे हम कोल बर्न करते हैं या फिर हम ऑयल बर्न करते हैं। यहाँ पे ऑयल की बात कर रहे हैं हम, पेट्रोलियम, ठीक है। और ये कोल और पेट्रोलियम, इन सारी चीजों को फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो देखो जब हम इन चीजों को बर्न करते हैं तो इससे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है, वो इंक्रीज हो रही है। तो देखो हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। तो पहले ही बहुत कम है, लेकिन और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब देखो वो इतना थोड़ा सा उसका परसेंटेज है, उसी से अगर पूरी अर्थ वार्म है, तो अगर वो थोड़ा सा भी और बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सोचो कि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं हो जाएगा। We add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। देखो एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। इससे क्या हो रहा है, पूरी अर्थ को जो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए था, वो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है। तो पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब पूरे अर्थ का यानी कि पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पूरा ग्लोब ज्यादा वार्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप ये इस पिक्चर में देखो, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस। तो इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब ये ग्रीन हाउस क्या होता है, देखो ऐसे करके ग्लास का एक हाउस टाइप बनाया होता है और कुछ प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को इसके अंदर ग्रो किया जाता है। तो अब आप सोचो कि देखो यहाँ पे बाहर भी गार्डन है, तो बाहर क्यों नहीं डायरेक्ट ग्रो कर रहे हैं, अंदर क्यों ग्रो कर रहे हैं। तो इसका एक रीजन होता है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। मान लो कि कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे बाहर लगाएंगे, तो उसको यहाँ पे इस रीजन में ठंड बहुत पड़ती है तो वो मर जाएंगे इसके अंदर प्लांट्स, ठीक है। तो उसको ग्रीन हाउस के अंदर लगाया जाएगा। कुछ फ्लावर्स होंगे जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स
ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स कुछ या फिर ट्रॉपिकल फ्लावर्स हैं, उनको अगर टेम्परेट रीजन्स में लगाना है तो उसके लिए ग्रीन हाउस यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बस शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीन हाउस का बेनिफिट ये होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकते हो सराउंडिंग एरिया से। ठीक है, बाहर टेम्परेचर कम होगा और इसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो, प्लस आप चाहे तो इसको डिक्रीज भी कर सकते हो, कम टेम्परेचर भी अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो, तो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है ग्रीन हाउस की। अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की भी हम बात करेंगे और यहीं पे कवर हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी। तो देखो क्या होता है, देखो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ग्रीन हाउस के अंदर होता है कि सराउंडिंग एरिया से टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी तरह से एटमॉस्फेयर में, ये आप देख सकते हो जो ब्लू रिंग है, इट डिनोट्स एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर को डिनोट कर रही है, और जो अंदर अर्थ है वो जो ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको डिनोट कर रहा है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। तो क्या होता है, देखो सन की जो रेज है वो सीधे पहले अर्थ पे गिरती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सन की रेज सीधे ऐसे अर्थ पे आएंगी, ऐसे अर्थ पे आएंगी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो जब वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेंगी, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो और ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या करेंगी, वो ट्रैप कर लेंगी उस हीट को, वो बाहर नहीं जाने देंगी। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और हमने ये पहले भी देखा है कि अगर ये नहीं होती ग्रीन हाउस गैस तो ये अर्थ पूरी की पूरी फ्रोजन हो जाती। ठीक है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। तो मतलब बेनिफिट तो है देखो इसका। हाउ एवर इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। देखो फैक्ट्री स्मोक या कार फ्यूम्स है, इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, लेकिन हीट की क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इससे पूरी की पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा है, हमने पहले ही देखा इसको, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखो देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। तो देखो अभी हमें छोटी बात लग रही है कि यार ग्लोबल वार्मिंग है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, इतनी बड़ी बात नहीं लग रही है। लेकिन देखो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे होता रहा तो उससे नुकसान क्या होगा, तो नुकसान क्या होगा, एक तो एक्सटिंक्शन हो सकता है, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उनकी स्पीशीज। अब आपको ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इफेक्ट समझाने के लिए मैंने ये नीचे एक बार ड्रॉ की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर से क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ स्नो। तो जब टेम्परेचर राइज होगा पूरी अर्थ का, तो जो स्नो है पोल्स में, पोल वाले रीजन में, या फिर जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स पे, वो सब मेल्ट होंगे। और देखो स्नो मेल्ट होती है तो वाटर रिवर में जाता है, और जब रिवर का वाटर है तो वो सी में जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ स्नो से क्या होगा, इट विल लीड टू सी लेवल राइज। तो सी लेवल बढ़ेगा, सी का वाटर इंक्रीज होना शुरू होगा, और उससे क्या होगा, जो कोस्टल रीजन्स हैं उनकी फ्लडिंग होगी। ठीक है, वो सारे कोस्टल रीजन्स डूब जाएंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश जो कंट्री है वो बहुत लो लेवल पे है, तो वो तो पूरी डूब जाएगी। हमारे इंडिया के आप देखो तो जैसे केरला वाला रीजन है और तमिलनाडु वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला, तो ये सब भी डूब जाएंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जो कंट्रीज ही छोटी हैं और आइलैंड है, उनके पास कहीं जाने को नहीं बचेगा, तो वो तो ऑलरेडी डूब रहे हैं। ये प्रोसेस डूबना, ये जो लैंड का जो डूबना है, आइलैंड्स का डूबना है, कोस्ट रीजन का, ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एक कंट्री है वो, एक आप इसके बारे में सर्च करना, एक कंट्री है किरीबाती उसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन तो कुछ और है लेकिन लिखने में उसे किरीबाती लिखा जाता है, तो आप इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं। वो कंट्री ऑलरेडी डूबना स्टार्ट हो चुकी है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसी रीजन में है। और उन लोगों को क्या करना पड़ा, उस कंट्री की गवर्नमेंट ने फिजी नाम की एक दूसरी कंट्री में लैंड खरीदी है। उन्होंने बोला कि अगर हमारी कंट्री डूब जाती है आने वाले कुछ 5 साल में, 10 साल में, तो हम लोग जो है वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे अपनी पॉपुलेशन को लेके। आप इसके बारे में सर्च जरूर कीजिए। ठीक है, हमारे नॉर्मली न्यूज चैनल्स में हम इन चीजों के बारे में नहीं सुनते हैं। ठीक है, न्यूज चैनल्स में तो बकवास बातें चलती हैं, लेकिन जो असली खबर होती है, देखो क्लाइमेट में जो बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, आप सोच के देखो कि पूरी पूरी कंट्रीज डूब जाएंगी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग फिर दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करेंगे। ऐसे जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना, वहां पे भी रिसोर्सेज को लेके लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। तो हम लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि ह्यूमंस के जो एक्शंस हैं वो पूरी अर्थ के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे लिए तो है ही, हम प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और दूसरे एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा, बहुत ही हॉट टॉपिक हो जाता है। सो इसी के साथ पार्ट 1 फिनिश होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।